नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं आज 29 फरवरी 2016 को। हमेशा की तरह कुछ अपडेट्स और कुछ थोड़ी सी डिस्कशन और कुछ अनाउंसमेंट जो है वो इस हफ्ते इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। मैनचेस्टर का थर्सडे का दिन है। अगर आप मिलना चाहते हैं ऑफ कोर्स आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे मुलाकात हो सकती है। मैं जिस तरह हमेशा बताता हूँ कि एक हफ़्ता मैं मैनचेस्टर जाता हूँ और एक हफ़्ता मैं बर्मिंघम जाता हूँ। सो पिछले हफ्ते बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात हुई थी, बहुत बिजी दिन गुजरता है। सो इसलिए अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने आज सोचा था कि मैं एक डिस्कशन करूँगा वो आज असाइलम के बारे में है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं जिनके पास स्टेटस नहीं है, जिनके पास स्टूडेंट वीज़ास थे और वो ख़त्म होने वाले हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको कुछ मसले मसाइल भी हैं, लेकिन उन्होंने डर के हमारे कभी असाइलम नहीं किया, ये सोचते हुए कि जी शायद असाइलम नहीं होते। मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ। असाइलम ना होने की कोई वजह नहीं होती। असाइलम हर केस मैं समझता हूँ एक 100% से शुरू होता है। जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आपके चांसेस गिरने शुरू होते हैं। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि जब आप बात करते हैं आपकी बातों से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपकी बात का यकीन अगले को आ रहा है कि नहीं, कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। वो असाइलम केसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता होता है। आमतौर पर जो लोग गलती करते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि जी कोई भी प्रॉब्लम है तो बस ठीक है हम जाके असाइलम कर लेते हैं और हमारा केस थ्रू हो जाएगा, हमारे सिर्फ बता देने से कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आपको असाइलम खुद नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि असाइलम एक बहुत टेक्निकल एरिया है। उस टेक्निकल एरिया के अंदर आप जब देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं असाइलम का केस प्रूव करने के लिए, जब तक आप उसके बारे में क्लियर नहीं होते, जब तक आप वो एक एक नुक्ता लेके एक एक पॉइंट को आप कवर नहीं करते हैं, आपका असाइलम की पूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं बनती। आप यूं समझ लें आप एक कोई हांडी पका रहे हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें डालने वाली हैं जब तक वो चीज़ें पूरी ही नहीं होंगी वो आपकी हांडी सही तरह बनेगी नहीं। अगर कोई एक मेन इंग्रेडिएंट मिस हो गया बीच में से तो वो हांडी आपकी रह जाती है। सो ये उसी तरह की चीज़ है। अगर आपने असाइलम करना है, आपके फियर का जो कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम किस वजह से है, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 रीजंस होते हैं जिनमें से किसी एक की वजह से आप असाइलम कर सकते हैं। आपको ये भी प्रूव करना है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी मदद करने को या तो तैयार नहीं हैं या वो कर सकती नहीं, यानी आइदर दे आर अनएबल और अनविलिंग टू हेल्प। तीसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट असाइलम केसेस में दिखानी होती है वो होता है इंटरनल रिलोकेशन का पॉइंट। इंटरनल रिलोकेशन का मतलब यह है कि क्या आपके मुल्क में कोई और ऐसा हिस्सा है जहां पे आप जाके महफूज रह सकते हैं। अगर ऐसा कोई हिस्सा है तो आपका असाइलम क्लेम नहीं होगा, चाहे आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम भी बता दी, चाहे आपने बता दिया कि आपकी मार कुटाई क्या हुई, आपको अटैक किया गया, आपको कोई मदद नहीं मिली पुलिस की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, फिर भी अगर आपने वो आखिरी पॉइंट कवर नहीं किया तो आपका असाइलम क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता। अभी रिसेंट टाइम्स में मैं क्यों आज ज़्यादा असाइलम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जितना इमिग्रेशन लॉ टाइट से टाइट होता जा रहा है, जितनी मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हैं वो, उतना लोगों का रुझान वापस असाइलम की तरफ आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और वो किसी स्टूडेंट वीज़ा पे चल रहे थे या किसी और कैटेगरी में चल रहे थे, ये सोचते हुए कि अच्छा असाइलम तो नहीं होगा, हम किसी और तरह से यहाँ पे रहते हैं। अब उनका जब वो मामला ख़त्म हो रहा है, उनके स्टूडेंट वीज़ास ख़त्म हो रहे हैं, उनके ऊपर कैप लगी हुई है, वो कहीं और जा नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो असाइलम करना चाहें तो वो ऑप्शन उनके लिए फिर भी ओपन है। सो आप उसको उस नज़र से अभी भी देख सकते हैं कि अगर आप असाइलम करना चाहें तो अगर आप उसको केस को सही तरह तैयार करते हैं तो आप असाइलम यकीनन कर सकते हैं और आपके असाइलम सक्सेसफुल भी होते हैं। ये चीज़ ऐसी है लोगों को आमतौर पे पता नहीं है। एक वो जो हवा निकल चुकी है बातों में वो ये निकल चुकी है कि जी असाइलम तो पुरानी बात थी, अब नहीं होता। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, अभी भी असाइलम केसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको सही तरह से तैयार किया जाए तो। मेरा ख्याल है अब हम अपने फ़ोन ने अपने बच्चे की पेस्ट्री क्लेम किया था, FLRF भी डाला था एप्लीकेशन,
और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चे के सब हमने रेगुलर लगाए, लेकिन हमारे पास अपना वैलिड पासपोर्ट नहीं था। हमने अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपीज लगाई, ठीक, और हमने फॉर्म में लिखा कि हमारा पासपोर्ट लॉस्ट हो गए हैं जी तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो है वो वापस भेज दी एज एन इनवैलिड, जी बॉक्स में क्रॉस लगा के, द एप्लीकेशन और क्लेम मस्ट बी अकम्पनीड बाय ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट। जी। और हमें यहाँ रहते हुए, बच्चे को यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं, हमें रहते हुए यहाँ 12 साल हो गए हैं। और एक चीज और, हमने अपने वैलिड पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है इंडियन हाई कमीशन में, एप्लीकेशन जमा करा दी है, उनकी रसीदें मिल गई है, एप्लीकेशन की कंफर्मेशन आ गई है, क्योंकि जो लेटर उन्होंने दिया था ना उसके बेस पे हमने अप्लाई कर दिया, ये हमें आगे स्टेटस मिल सकता है। ठीक है। तो अब हमारे क्या चांसेस है कि अगर हमें पासपोर्ट मिल जाता है, हम दोबारा इस एप्लीकेशन को कैसे लगा सकते हैं? ये तो उन्होंने रिजेक्टेड और इनवैलिड करके वापस भेज दिए। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन है सर मेरा। ओके, चलो मैं बताता हूँ। और हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? क्या हम कोर्ट में जाना चाहिए हमें, या वापस दोबारा एप्लीकेशन करनी चाहिए, या उसी एप्लीकेशन को दोबारा आगे फॉरवर्ड करना चाहिए? चले मैं बताता हूँ जी। आपका सवाल बहुत रेलेवेंट इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। होता क्या है, खासतौर पे जो मुझे पता है पाकिस्तान एम्बेसी का और इंडियन एम्बेसी का, आप जब जाके उनसे अपना पासपोर्ट मांगते हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है या गुम गया है या एक्सपायर हो गया है, तो आपको ये कहा जाता है कि जी आपके पास यहाँ का यूके का स्टेटस होना चाहिए, सिर्फ आपका तब पासपोर्ट हम इशू कर सकते हैं। अब उसमें मसला क्या होता है, एम्बेसी वाले कहते हैं कि जी आप स्टेटस लेकर आएँ, और होम ऑफिस कहता है कि जी स्टेटस लेने के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो पासपोर्ट लेकर आएँ। अब आप तो बीच में फंस गए, ना आप इधर जा सकते हैं ना आप उधर जा सकते हैं। सो इसमें क्या करना पड़ता है, मैंने बड़ी जब से ये चीज़ इन्होंने शुरू की है पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, तब से मैंने 2-3 एप्लीकेशंस के अंदर ये कोशिश किया कि हमने बहुत आर्ग्यू किया कि नहीं जी एम्बेसी वाले पासपोर्ट नहीं दे रहे, एम्बेसी वाले ये कह रहे हैं, एम्बेसी वाले ये कह रहे हैं। होम ऑफिस फिर भी उससे टस से मस नहीं होता। आप कहें कि जी मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ, मुझे इसमें चैलेंज करने की कोई ऐसी वैल्यू अभी नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर आप कोई और रास्ता निकाल सकते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए तो वो रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक तो चीज़ ये याद रखिए कि पासपोर्ट ही सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, पासपोर्ट के साथ आपके आईडी कार्ड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन वैलिड आईडी कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे यह पता है कि इंडियन नेशनल्स के पास नेशनल आईडी कार्ड कोई नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी नेशनल्स के पास आईडी कार्ड भी बन जाता है और वो स्टेटस के बगैर भी बन सकता है। सो अगर तो आपने असाइलम की तरफ जाना है, अब आपके केस का जो मैं सीधा जवाब देता हूं, आपने अप्लाई कर दिया पासपोर्ट के लिए और आपको उन्होंने पेपर्स भी इशू कर दिए कि हाँ जी ठीक है आपको रिसीट वगैरह इशू हो गई है, आपका पासपोर्ट अब बन जाएगा। जब आपका पासपोर्ट बनता है, पुरानी एप्लीकेशन को आप भूल जाइए, आपने नई एप्लीकेशन भेजनी है जो अप टू डेट होगी। जब भी आपको पासपोर्ट मिलता है उस वक्त जो फॉर्म्स होते हैं, उस वक्त जो लॉ होता है उसके मुताबिक आपने एप्लीकेशन करनी है। पुरानी के साथ भेजने का उसको कोई फायदा नहीं। पुरानी एप्लीकेशन जो आपने डाली, क्योंकि लीव टू रिमेन आपके पास वैलिड थी तो नहीं कि जिसको हम कहें कि जी वो ही एप्लीकेशन आगे चलाना ज़रूरी था। सो उसको अपने पास रखिए, अपने रिकॉर्ड में रखिए। जब आपको पासपोर्ट मिल जाते हैं, वो पासपोर्ट्स लगा के नई एप्लीकेशन सबमिट कराएं होम ऑफिस को, और उसके बाद जब होम ऑफिस डिसीजन करेगा, अब आपने बताया कि बच्चों को यहाँ पे 10-12 साल हो गए हैं, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया उन बच्चों का यहाँ पे। सो अब उनका यहाँ पे स्टेटस बनना चाहिए। अब वो किस तरह से बनेगा, जो आपका केस होगा उसके अंदर जो आपके एविडेंस होगा। अभी मेरे पास एक केस आया था, मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते पहले, शायद मैंने प्रोग्राम पर जिक्र भी किया था। अब वो एक बच्चे को यहाँ पे 9.5 साल से ज़्यादा गुजर गए रहते हुए, और उसका केस रिफ्यूज हो गया कोर्ट से भी जाके, और आखिर में जो जज का आप डिसीजन पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी ऑन द एविडेंस अवेलेबल टू मी आई कैन नॉट रीच अ डिफरेंट कंक्लूजन। यानी जज ये कह रहा है कि जी मैं ये नहीं कहता कि इस बच्चे के यहां पे कोई रूट्स नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि इस बच्चे को यहां से निकालना अनरीजनेबल नहीं है, मैं ये कहता हूं कि जो एविडेंस मुझे दिया गया है उसको देखते हुए इस बच्चे के केस में मैं और कोई फैसला नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, सारा दारोमदार, सारी जो आपकी सक्सेस की जो चांसेस हैं वो एक पॉइंट पर डिपेंड करते हैं कि क्या आपने प्रॉपर एविडेंस लगाया है या नहीं। अगर तो आपका प्रॉपर एविडेंस लगा हुआ है, आप बच्चे के सारे जो कनेक्शंस हैं यूके के साथ वो प्रूव कर सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा और उसके अंदर जज भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप वो एविडेंस नहीं लगाएंगे तो चाहे आपके बच्चे के 10-12 साल हो गए हैं, उसको फिर भी ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि आपके एविडेंस के मुताबिक और कोई फैसला नहीं किया जा सकता। सो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जैसे आपके पासपोर्ट्स आते हैं, नई एप्लीकेशन सबमिट कराइए, उसके अंदर सारा नया एविडेंस अप टू डेट लगाइएगा। ये नहीं करना कि जी पुरानी एप्लीकेशन बना दी थी वो लगा के फॉर्म को डेट चेंज करके उसको भेज दो, उससे आपका काम नहीं बनेगा। बेहतर है कि आप नई एप्लीकेशन कीजिएगा, उसके अंदर सारा कुछ लगाइएगा। ओके, अपनी फीसें, फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ लगा के उसको अप्लाई करें। अब इसके साथ ही मैं एक जनरल चीज़ कहता चलूँ जो आपकी केस से नहीं, बाकी सबके जो एप्लीकेंट्स हो सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है।
नेशनल आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी कोई हो, अब आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास स्टेटस यूके में नहीं है लेकिन आप अपना आईडी कार्ड बनवाना चाहें तो आपका आईडी कार्ड बन सकता है, क्योंकि आईडी कार्ड के लिए आपको अपने स्टेटस की जरूरत नहीं है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ये इसी से एक बात से बात निकली है, वो ये कि अगर आपने शादी करनी है यूके में तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे बताया गया है कि आपके पास स्टेटस होना ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। जब आप वैलिड पासपोर्ट लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, अब जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रार ने आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स चेक करके और उसके बाद उसने आपको टाइम देना है, वो आपको हो सकता है सवाल जवाब करें, आपको इंटरव्यू करें, और उसके बाद आइदर इन 28 डेज और इन 70 डेज, जो भी उन्होंने आपको टाइम पीरियड देना है, उसके अंदर वो आपको फिर एक डेट दे देते हैं जिस पर जाके आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, चाहे आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। ओके, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिमाग में आ गया था, इससे रिलेटेड ही था आईडी कार्ड से और पासपोर्ट से, तो मैंने कहा मैं मेंशन करता चलो। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो सर। जी वालेकुम। सर मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं। 3-4 क्वेश्चन, चलें बताइए। मैं Tier 4 वीजा पर हूँ, मेरा अगस्त में 2016 में वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो पहला तो क्वेश्चन मैंने पूछना था कि विद इन यूके हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वीजा स्विच करने के लिए। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम Tier 2 के लिए स्विच करते हैं तो उसके लिए जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पर, उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड हैं हमें स्पॉन्सर करने के लिए या नहीं वैलिड हैं। अच्छा। तो तीसरा सर सवाल मेरा ये है कि जो यूरोप एंटरप्रेन्योर वीजा है उसके लिए कितना टाइम लगता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कौन सा वाला जी? एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए? यूरोप एंटरप्रेन्योर वीजा जो है यूरोप स्विच करते हैं तो सर आपने उसके बारे में पहले भी बताया था, तो उसी की अगर आप डिटेल दोबारा बता दें कि किस तरह रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या हो सकता है। यूरोप का जी कोई ऐसा यूरोप का एंटरप्रेन्योर वीजा कोई नहीं है, यूके का एंटरप्रेन्योर वीजा है। हर यूरोपियन कंट्री के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, हर यूरोपियन कंट्री के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। चलें खैर, अगला सवाल क्या है आपका? सर ये जो स्पॉन्सर वाला मैंने किया उसके बारे में सर डिटेल बता दीजिएगा कि उनकी वेबसाइट जो है ना, किस तरह से हम कंपनी सर्च करें कि ये लोग आया स्पॉन्सर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अच्छा चले, वो आपने पूछ लिया, और इसके अलावा बताइए और क्या सवाल है आपका? और सर दूसरा मैंने ये पूछना था कि इनमें से कोई केस आप भी डील करते हैं या नहीं, और स्काइप की आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से मिल सकती है। चलें, आखिरी सवाल का जवाब मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं। मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड हर चीज़ डील करता हूं। इमिग्रेशन कोई फैमिली का मसला हो, कोई कमर्शियल इमिग्रेशन हो, या कोई आप इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स बेसिस पे किसी पे भी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं डील कर सकता हूं। सो उसके लिए आप ऑफिस फ़ोन करते हैं, ऑफिस फ़ोन करके आपको ऑप्शंस मिलते हैं, स्काइप ऑप्शन करना है, इन पर्सन करना है, या आपने टेलीफोन पे करना है, या ईमेल पे करना है, जो भी आप करना चाहें वो आपको फिर उसके मुताबिक ऑप्शन दे दिया जाता है कंसल्टेशन के लिए। अब जो आपके सवालों की बात आती है, आपने बताया आप Tier 4 के ऊपर हैं और आप स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम द यूके। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन जाती है वो ये कि नवंबर 2015 के बाद से उन्होंने ये रूल एक बना दिया था कि आप यहाँ से स्विच नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा और आप अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करते हैं। दूसरा सवाल, अगर आप बात करते हैं Tier 2 स्पॉन्सर्स की कि उनको आपने चेक कैसे करना है, वो तो सिर्फ आपने स्पॉन्सरशिप रजिस्टर चेक करना है। अगर आप उसको होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके गूगल कर लें, या उसको वैसे गूगल कर लें, होम ऑफिस की वेबसाइट पे गूगल नहीं, होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके सर्च कर लें और वैसे गूगल कर लें आप उसको, मेरा ख्याल है आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें आपको पूरा वो रजिस्टर और स्पॉन्सर्स आ जाता है, उसके अंदर फिर आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप आपकी वहाँ पे वैलिड है कि नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसमें जो आपको कहूँगा वो ये कि ये चीज़ें आपको चेक करनी नहीं चाहिए, ये आपके स्पॉन्सर की तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो स्पॉन्सर की तरफ से आपको सारी गारंटी और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जी स्पॉन्सर को पता है और स्पॉन्सर प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है द वे इज मेंट टू बी रजिस्टर्ड। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नजीना, ब्रेक का टाइम हो रहा है, पहली ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।